प्रायोजक लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको आपके विश्वास ने बनाया है देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल। किसान आंदोलन के दौरान लाल किला हिंसा पर पुलिस का बड़ा खुलासा। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत किसानों का मार्च पहुंचा था लाल किले। लाल किले पर कब्जा कर प्रदर्शन का नया ठिकाना बनाने की थी साजिश। 14,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी डोमिनिका में गिरफ्तार। एंटीगा की पीएम ने एबीपी न्यूज से कहा, चौकसी के लिए हमारे देश में जगह नहीं, डोमिनिका भारत को सौंपेगा चौकसी को। पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 93 रुपए 68 पैसे। सोशल मीडिया के प्राइवेसी के सवाल पर संग्राम। सरकार ने पूछा, अब तक क्यों नहीं किया नियम का पालन। व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट में दी है चुनौती। तबाही मचाकर शांत हुआ यास तूफान, लेकिन आज पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार, एक बार फिर से आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मैं हूं विकास भदौरिया। कोरोना से निपटने के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ भ्रम अभी भी सिर उठाकर सामने आ रहे हैं। जैसे लखनऊ से ये बात सामने आई है कि सीवर के पानी से संक्रमण का खतरा हो सकता है। एक और भ्रम इस बात को लेकर है कि कोरोना के मरीज के मरने के बाद उसकी लाश से भी संक्रमण का खतरा होता है। इस रिपोर्ट में हम आपके सामने इन्हीं तमाम बातों से जुड़ी सच्चाई रखने जा रहे हैं। देश में कोरोना का वायरस जितने रूप बदल कर आया है, उतने ही रूप बदल कर भ्रम भी सामने आए। आज हम कोरोना के नए स्ट्रेन की बात नहीं करेंगे, बल्कि भ्रम के नए स्ट्रेन को आपके सामने रखेंगे। पिछले 24 घंटे में लखनऊ से एक खबर आई। कहा गया कि कोरोना का वायरस अब हवा ही नहीं, पानी से भी फैलता है। एसजीपीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने 3 जगह से सीवर के पानी के सैंपल लिए थे। इनमें से एक जगह के पानी में कोरोना वायरस मिला। 19 मई को सीवेज सैंपल में वायरस की पुष्टि होने के बाद इसकी रिपोर्ट बनाई गई। ये रिपोर्ट एनआईवी को भेजी गई है, जो आईसीएमआर को रिपोर्ट भेजेगा। पानी में मौजूद वायरस से संक्रमण फैलेगा या नहीं, ये अभी रिसर्च का विषय है। सच क्या है? क्या वाकई सीवर से कोरोना फैलता है? इसे लेकर हमने दिल्ली में एम्स के बड़े डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने कहा, अभी इस बात के कोई पक्के सबूत नहीं है। भ्रम एक नहीं, सैकड़ों है। पानी या सीवर के जरिए फैलना कोई एविडेंस नहीं है कि उससे फैलता है, तो इसलिए बिना एविडेंस का कहना सही नहीं होगा। लेकिन यह जो है एक अच्छा माध्यम सर्विलेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हो सकता है कि केसेस को जो है मॉनिटर किया जाए थ्रू दिस सर्विलेंस। चीप है, सस्ता विधि है और इसको जो है लंबे समय तक किया जा सकता है। कुछ लोग इस बात को लेकर भी डरे रहते हैं कि कोरोना मरीज की मौत के बाद भी उसकी लाश से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसे लेकर दिल्ली एम्स में फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने साफ किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौत के 24 घंटे बाद वायरस नाक और मुंह के भीतर सक्रिय नहीं रहता। एम्स डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि कोरोना मरीजों की मौत के बाद 12 से 24 घंटे के अंतराल में 100 शवों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनकी अस्थियां या राख इकट्ठा करना सुरक्षित है, क्योंकि अस्थियों या राख से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है। भ्रम सिर्फ वायरस को लेकर ही नहीं है, वैक्सीन और वैक्सीन की सप्लाई को लेकर भी खूब है। अब मुंबई की ही बात सुनिए। बीएमसी के कमिश्नर ने दावा कर दिया कि उन्होंने विदेश से वैक्सीन की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए, जिसके बाद उन्हें 1 करोड़ डोज के लिए 8 आवेदन हासिल हो गए। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने 25 मई को खुद बताया था कि 1 बोली फाइजर एस्ट्राजेनेका और अन्य 7 बोली रूस की स्पुतनिक वैक्सीन सप्लाई करने के लिए लगी है। अब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर के प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा है कि ऐसी बोली लगाने के लिए कंपनी किसी को अधिकृत ही नहीं करती। फाइजर कंपनी ने दावा किया, एक प्रेस रिलीज दिया, बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर वैक्सीन सप्लाई करेंगे
तो केंद्र सरकार के बिहाफ पे ही करेंगे। हमने किसी को भी फैसिलिटेटर या डिस्ट्रीब्यूटर या किसी भी राज्य सरकार से कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। तो मेरा सवाल है आयुक्त महोदय से और सत्ताधारी शिवसेना से कि आप लोग सिर्फ नौटंकी करेंगे, सिर्फ पीआर करेंगे। वैसे विदेश से वैक्सीन मंगाने की कोशिश पंजाब और दिल्ली में भी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियां फिलहाल भारत के किसी राज्य को सीधे वैक्सीन देने के लिए तैयार नहीं है। केजरीवाल इसे लेकर केंद्र पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आज उन्होंने युद्ध और बम वाले बयान से सबको चौंका दिया। बीजेपी ने उस पर तीखा पलटवार भी किया। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें, ऐसे थोड़ी होता है। आपने कहा कि जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो क्या यूपी अपनी टैंक बनाएगा और दिल्ली अपना हथगोले बनाएगा या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा केजरीवाल जी। दुख तो इस विषय का है जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बख्शते हैं हमें। और आज भी जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप इस युद्ध में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को हम जीतें। ये सच है कि देश में वैक्सीन का संकट है, लेकिन ये भी सच है कि वैक्सीन पर सियासत खूब हो रही है। लेकिन राजनेता ये भूल रहे हैं कि वैक्सीन लेने के लिए भटक रहा आम आदमी सब कुछ सुन रहा है और सब कुछ देख रहा है। तो वैक्सीन पे घिनौनी राजनीति के बीच एक दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। कल सीबीआई चीफ सुबोध कुमार जायसवाल ने अपना पदभार संभाल लिया। सुबोध जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी छवि बेहद तेज तर्रार और सख्त मिजाज पुलिस अफसर की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही पुलिस अफसर हैं जिनकी वजह से मुंबई में कभी कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक की गिरफ्तारी हुई थी? सुबोध कुमार जायसवाल कौन है, ये जानने के लिए आपको जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये है सुबोध कुमार जायसवाल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के नए चीफ। उस सीबीआई के चीफ जो देश में बड़े घोटालों, भ्रष्टाचार या फिर हाई प्रोफाइल मर्डर से जुड़े मामलों की जांच करती है। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं, 1985 बैच के अधिकारी हैं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके हैं। लेकिन मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी जो ज्यादा लोगों को नहीं पता है। शायद ये कहानी उन्हीं लोगों को मालूम हो जिन्होंने कि 90 के दशक में या फिर इस सदी की शुरुआत में मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग की हो। सुबोध कुमार जायसवाल की छवि एक ऐसे तेज तर्रार और कड़क मिजाज अफसर की है जिसने घोटालेबाजों को तो जेल भिजवाया ही, पुलिस महकमे में भी अगर भ्रष्टाचार दिखा तो पुलिस के बड़े अफसरों तक को नहीं बख्शा। सुबोध जायसवाल की ये कहानी शुरू होती है इस जगह से जहां मैं खड़ा हूं, मुंबई पुलिस मुख्यालय से। और ये इमारत है क्राइम ब्रांच का दफ्तर, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का दफ्तर। साल 2003 एक ऐसा साल था जब इस इमारत में मौजूद हर आला अधिकारी, लगभग सभी आला अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जॉइंट कमिश्नर क्राइम, डीसीपी डिटेक्शन और क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर्स थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और बगल में ही ये जो दूसरी इमारत है, इस इमारत में बैठते थे मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर। उन पुलिस कमिश्नर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये सारी गिरफ्तारियां हुई थी करोड़ों के तेलगी स्कैम में। वो साल 2001 की बात थी। पूरे देश में तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाला सुर्खियों में था, जिसका मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। कहते हैं देश के 16 राज्यों में उसका नेटवर्क फैला था और 2001 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तेलगी स्कैम का किंगपिन था अब्दुल करीम तेलगी नाम का एक शख्स, जो कि फर्जी स्टैम्प पेपर छापकर करोड़ों का मालिक बन बैठा था। और उसका ये रैकेट महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चलता था। और इस रैकेट की वजह से तेलगी की इतनी कमाई हो जाती थी कि उसने एक रात में मुंबई के एक डांस बार में एक डांसर के ऊपर 90 लाख रुपए तक लुटा दिए थे। तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाले की जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, जिसके अहम सदस्य थे सुबोध कुमार जायसवाल, जो उस वक्त डीआईजी रैंक के अधिकारी थे।
जब इस रैकेट का खुलासा हुआ तो जिन जिन राज्यों में तेलगी का ये काम चलता था उन सभी राज्यों की पुलिस ने एक एक करके तेलगी की कस्टडी हासिल की। और जब महाराष्ट्र पुलिस के हाथों तेलगी लगा तो उसके लिए तेलगी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुआ। तेलगी को गिरफ्तार करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों ने हिरासत में उसे सुख सुविधाएं देने के लिए या फिर इस तरह से ब्लैकमेल करते हुए कि अगर हमें पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे घर वालों को भी हम आरोपी बना लेंगे, ये कहते हुए उससे काफी बड़ी रकम वसूल कर ली। और इस रिश्वतखोरी का खुलासा सुबोध जायसवाल ने किया। मुंबई में पुलिस महकमे के भीतर जो कुछ चल रहा था उसकी भनक आम लोगों को तब तक नहीं थी, लेकिन जब एक एडिशनल कमिश्नर ने अपने ही सीनियर पुलिस कमिश्नर की शिकायत करते हुए महाराष्ट्र के डीजीपी को खत लिखा तो हड़कंप मच गया। जांच के आदेश दिए गए। सुबोध कुमार जायसवाल ने उस वक्त 2 रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें उन्होंने तेलगी से वसूली के आरोपी महाराष्ट्र पुलिस के कई बड़े अफसरों के नाम सामने रखे थे। सुबोध कुमार जायसवाल की इन रिपोर्ट्स के बाद महाराष्ट्र में काफी हंगामा हुआ और इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी गठित की और सुबोध कुमार जायसवाल इस एसआईटी के सदस्य बने। और फिर शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक इस पूरे घोटाले में गिरफ्तार किए गए। इन गिरफ्तारियों के बाद सुबोध जायसवाल पुलिस वालों के बीच एक विलन बन गए। उन पर ताना कसा जाने लगा कि वो खुद एक पुलिस अधिकारी होते हुए दूसरे पुलिस अधिकारियों का करियर बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच 2004 में केंद्र में सरकार बदल गई और एसआईटी से जांच छीनकर सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई, जिसके बाद इस मामले में आगे की गिरफ्तारियां नहीं की गई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उन्हें मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। शासन ने मुझ पर एक जवाबदारी दी है, बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी है। इसके लिए मैं शासन का आभारी हूँ और साथ ही ये मेरे लिए गर्व की बात है और इज्जत की बात है। उस वक्त वो कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, कवर करने आए पत्रकारों को शुक्रिया कह रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में उनका मिजाज बिल्कुल अलग है। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। जायसवाल की पहचान एक सख्त अनुशासन परस्त और नियमों के मुताबिक चलने वाले अधिकारी के तौर पर रही है। उन्होंने अपने पुलिसिया करियर के दौरान खुद को काफी लो प्रोफाइल रखा, कभी पत्रकारों से नहीं मिलते थे, ना किसी को इंटरव्यू देते थे। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इतने ज्यादा अनुशासन प्रिय थे कि अगर उनको कोई अपना सीनियर भी गलत तरीके से यूनिफॉर्म पहनकर आते दिखता था तो तुरंत उसको टोक देते थे कि सर आपने यूनिफॉर्म सही नहीं पहनी है। साफ सुथरी छवि वाले सुबोध कुमार जायसवाल अभी तक सीआईएसएफ के डीजी थे, लेकिन उन्हें करीब से जानने वाले उनकी नई जिम्मेदारी से हैरान हैं, क्योंकि पुलिस महकमे में उनके साथी उनसे खार खाए रहे और राजनेताओं से उनकी कभी जमी नहीं। अब यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा, चूंकि वो सीबीआई प्रमुख बन चुके हैं, तो उस सीबीआई जांच का क्या होता है जो कि शुरू हुई थी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से लिखे गए एक खत से, जिसमें परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की थी। अनिल देशमुख सुबोध जायसवाल के पूर्व बॉस रह चुके हैं। साथ ही ये देखना भी दिलचस्प होगा कि पिंजरे का वो तोता क्या अब आजाद होता है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किसी वक्त में टिप्पणी की थी। जितेंद्र दीक्षित की ये रिपोर्ट कई सवाल पैदा कर गई है। इन सवालों के जवाब आने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश और बारिश में इन इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है। कोलकाता में बारिश हुई भी है। नजर बनी हुई है कि झारखंड और बिहार में तूफान से कितनी बारिश होती है। दोनों ही राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तस्वीर इस वक्त आप कोलकाता शहर की देख रहे हैं, जहां पर यास तूफान के बाद अब यहाँ बारिश हो रही है। इसके अलावा आसपास के राज्यों बिहार, झारखंड में भी बारिश का अनुमान है। और तूफान जब उड़ीसा में टकराया तो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। तो आपको बता रहे हैं कि उड़ीसा में जब यास तूफान टकराया तो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, समंदर से ऊंची ऊंची लहरें उठी, तटीय इलाकों में पानी भरा, लेकिन जान का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इतने बड़े तूफान में 4 लोगों की जान गई है। इसके पीछे है तूफान से निपटने का ओडिशा मॉडल, जिसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज झा। इस बार इतना बड़ा तूफान आया बंगाल में भी और उड़ीसा में भी, लेकिन उड़ीसा में वैसी तबाही नहीं आई। आखिर क्यों हुआ ऐसे? इसके पीछे में कहा जाता है कि जो वहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक, उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया, एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसकी वजह से वहाँ कुदरत की तबाही बहुत कम असर छोड़ती है। और इसके लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। मैं बात करूँगा 1999 में, जब मैं वहाँ खुद था।
तूफान की कवरेज की, रिपोर्टिंग के लिए। और यकीन मानिए उस वक्त मौसम विभाग ने कहा कि बालासोर में लैंडफॉल होगा, यानी तूफान का केंद्र होगा, लेकिन वो चला गया कहां? पारादीप जगतसिंहपुर में, जहां 10,000 लोगों की मौत हुई थी। और उसके साल भर बाद नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम बने। 2013 में वहां फैलिन तूफान आया और फिर उसके बाद पूरे देश ने देखा कि वो मॉडल क्या है। तो उड़ीसा का फॉर्मूला यानी नवीन पटनायक का मॉडल कि आखिर तबाही को हम कैसे कम कर सकते हैं। आप इसको मोटे तौर पर समझिए 5 बड़ी बातों में। उड़ीसा फॉर्मूला, पहला जो हम बता रहे हैं वो ये है कम्युनिटी लेवल वार्निंग। सबसे पहले क्या होता है समुद्री तूफान में कि मौसम विभाग बताता है कि तूफान कहां पर, किस हिसाब से, कितनी रफ्तार से तेज हवा चलेगी, किन इलाकों में आएगी। ये जब जानकारी मिल जाती है तो कम्युनिटी लेवल वार्निंग की जरूरत पड़ती है। उसके लिए क्या है कि उड़ीसा के 480 किलोमीटर के जो तटीय एरिया है, जो समुद्र या समुद्र से लगा हुआ इलाका, उसके 16 जिले हैं, 150 के करीब ब्लॉक हैं और 22,000 वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई है। अब एक एक छोटे छोटे गांव में कमेटी बनी हुई है, वहां ये तूफान की चेतावनी पहुंच जाती है बहुत पहले। जैसे ही मौसम विभाग संकेत देता है वहां पर चेतावनी पहुंच जाती है। दूसरी बड़ी बात जो है वो है 3,000 शेल्टर होम की। जब नवीन पटनायक सीएम बने उस वक्त, यानी बात कर रहा हूं मैं साल 2000 के, सिर्फ 26 शेल्टर होम थे। उसके बाद अब करीब 3,000 शेल्टर होम बने हैं और ये मल्टीपर्पस शेल्टर होम बनाए गए हैं। क्या किया जाता है कि वहां पर टीम जाती है, चेतावनी दी जाती है, लोगों को जो सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाता है, जिनके घर कच्चे मकान के हैं, उसके बाद जर्जर घर है, तो उनको शेल्टर होम में लाया जाता है। ऐसे 3,000 शेल्टर होम है। एक शेल्टर होम में करीब 1,000 लोगों के रहने का इंतजाम रहता है। इससे हम आगे बढ़ते हैं, कम्युनिटी किचन, इसका बड़ा अहम रोल होता है। तूफान आने से करीब 2-3 दिन पहले ही उन इलाकों में जहां तूफान की बर्बादी हो सकती है, तबाही हो सकती है, वहां से लोगों को लाया जाता है और फिर उनको यहाँ पर शेल्टर होम में कम्युनिटी किचन दिया जाता है। खास तौर से इंतजाम भी होता है अलग अलग। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मिल्क पाउडर होता है, गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अलग खाने का इंतजाम होता है, और इसके अलावा जो ज़रूरी दवाएं होती हैं वो भी यहाँ पर कम्युनिटी किचन में अवेलेबल रहता है। और इतना राशन होता है कि करीब 15 दिनों तक वहाँ कम्युनिटी किचन चलाया जा सकता है। चौथी बड़ी बात जो है उड़ीसा फार्मूले के मॉडल की, वो है 122 वॉच टावर। आप जितनी भी देखेंगे, जैसे गोपालपुर में, पारादीप में, बालासोर में, जहां तूफान हर साल करीब ये साल 2 साल पर तूफान उड़ीसा में आता रहता है, वहां 122 वॉच टावर बनाए गए। इस टावर का 2 तरीके का फायदा है। एक तो नजर रखी जाती है कि साइक्लोन की स्थिति क्या है, और दूसरी वहां पर सायरन बजा करके अलर्ट किया जाता है। तो ये वॉच टावर से काम 2 तरीके की होती है, एक वार्निंग की भी और एक मॉनिटरिंग की भी। उसके बाद आता है पक्का घर योजना। इसमें 2 तरह की योजना है। एक तो नवीन पटनायक के जो पिता थे, बीजू पटनायक, जो कि खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर बीजू पक्का योजना है। तो जिनके वो कच्चे मकान के घर हैं, उड़ीसा में गरीबी बहुत है, खासतौर से तटीय इलाकों में अभी भी आपको फूस के झोपड़ियाँ मिल जाएंगी, कच्चे मकान मिल जाएंगे, उनको पक्के मकान में कन्वर्ट किया गया। दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत भी पक्का घर मिला है लोगों को। उसकी वजह से क्या होता है, जब तूफान आता है उसके साथ बारिश होती है, भारी बारिश जैसे आज हुआ, तो वो मकान ढहते नहीं है, गिरते नहीं है, उसकी वजह से लोगों की जान बच जाती है। तो ये 5 बड़ी बातें हैं नवीन पटनायक के फॉर्मूले की वजह से। और उसका असर ये होता है कि अगर आप देखिए 2 तरह के तूफान हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी से निकलते हैं और एक अरेबियन सी से, जैसे अभी महाराष्ट्र में आया था, उधर भी ज़्यादा नुकसान होता है। अभी उम्फान में ज़्यादा नुकसान हुआ बंगाल में। उड़ीसा में हर साल या 2 साल पर तूफान आता है, लेकिन उतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। तो हमारे सहयोगी पंकज झा लंबे समय तक उड़ीसा में रिपोर्टिंग करने के लिए रहे हैं, इसलिए उनको इन सब फॉर्मूले का बहुत गहराई से ज्ञान है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहा है, फौरन Coming up, presented by Sweetie Crush, तुम पे दिल फिदा है। कोरोना काल में ओरिजिनल विटामिन ए, डी, ई एवं एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला तथा आपको बीपी, शुगर, हार्ट व कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचाने वाला प्रीमियम एडिबल ऑयल न्यूट्रिला गोल्ड हम आपके लिए लेकर आए हैं।
शतरंज से ज्यादा जटिल है बिहार की राजनीति। ऊंट को छूट है 2.5 घर चलने की। अब ऐसी बिसात पे भला प्यादे की क्या होगा। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। कैसा लग रहा है न्यू नॉर्मल? वर्क फ्रॉम होम, गर्दन और कंधे का बैंड बच जाता है ना। पहले मेरा भी वही हाल था। फिर एक दिन एक दोस्त ने बोला आयोडेक्स अल्ट्रा जेल ट्राई कर, वाटर रिलीफ। आयोडेक्स अल्ट्रा जेल ये कोई आम जेल नहीं, डाइक्लोफेनाक युक्त इमल जेल है जो अंदरूनी सूजन घटाए और दर्द को जड़ से मिटाए। आयोडेक्स अल्ट्रा जेल। पापा आजकल आप पढ़ाई को लेके कुछ पूछते ही नहीं। क्योंकि अब तुम बदल गई हो, बायजूस के साथ खुद से पढ़ने लगी हो, दोस्तों को कॉन्सेप्ट समझाने लगी हो। अब तेरा पापा नहीं पार्टनर बन गया। कॉन्सेंट्रेट पार्टनर। अब आजा बेटा। समझ के पढ़ते हैं तो इनका दिल लग जाता है और पेरेंट से पार्टनर तक का फासला तय हो जाता है। बायजूस डाउनलोड नाउ। हमारे देश में मोड़ ही मोड़ है। म्युनिसिपालिटी वाला मोड़, पार्किंग में मोड़, कुत्तों के चेज वाला मोड़। Why don't you like my face वाला मोड़? A wide range of tires जो दे हर मोड़ पे कॉन्फिडेंस। TVS Eurogrip tires for a country full of turns। पहले इनका बाथरूम में आने का मन नहीं करता था उस अजीब सी स्मेल के कारण, पर ओडोनिल ने आते ही ओडर बस्टर से स्मेल को भगाया और 2X फ्रेग्रेंस से फूलों का ऐसा जादू चलाया कि अब बाथरूम से जाने का मन नहीं करता। ले आइए ओडोनिल। आज क्लास दीपू के रूम में रात से इसको पेट दर्द है। सोच रही हूँ पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूं। सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें प्रैक्टो ऐप पे। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। Practo डाउनलोड किया। रोज रोज बदहजमी, भारीपन और गैस, और लोग कहते हैं ऑयली था, ज्यादा खा लिया। प्रॉब्लम आप में है, आपका कमजोर पाचन। इसीलिए खाने के बाद 35 आयुर्वेदिक तत्वों वाला झंडू पंचरिष्ट डाइजेस्टिव टॉनिक, ये पेट को करे अंदर से स्ट्रॉन्ग 30 दिनों में। झंडू पंचरिष्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 2,11,298 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना के 2,83,135 मरीज ठीक हुए हैं। एक दिन में कोरोना के 3,847 मरीजों की मौत हुई है। अब तक देश में 20,26,95,000 से ज्यादा मरीज वैक्सीन की डोज भी लग चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,83,135 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो कोरोना का ताजा आंकड़ा जो है वो लगातार मरीजों की बढ़ती तादाद की ओर इशारा कर रहा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,11,298 मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,847 मरीजों की मौत भी हुई है। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय रत्नप्राश 2X स्वास्थ्य और ताकत। कोई भी ब्रांड हनी नहीं बनाता, बल्कि मधुमक्खी फूलों के पराग से मधु का चयन करके हनी बनाता। ऐसा ही 100% प्योर नेचुरल पतंजलि हनी जो 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है, जिसे हम आप तक पहुंचाकर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। दवाइयों पे सेविंग्स पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है। नेटमेट्स ऐप देता है बेस्ट ऑफर्स और MRP पे 20% तक की सेविंग्स। नेटमेट्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। खूब पसीना गर्मी जाओ भूल 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 और रखे दिन भर कूल। नवरत्ना मैक्स कूल लगाओ नवरत्ना मैक्स कूल और रहो दिन भर ठंडा ठंडा मैक्स कूल। पेश है ड्यूरासेल छोटा पावर, आपके रिमोट के लिए परफेक्ट। ये देता है 1 साल दमदार पावर, सिर्फ 18 रुपए में प्रति सेल। घर से या साथ में हम साल भर खुशियां मनाते रहेंगे। ड्यूरासेल छोटा पावर।
treatment that inspires. एक इंजेक्शन का दोबारा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। सिर्फ कोजैक सिरिंज, जो एक बार के यूज के बाद ऑटोमेटिकली टूट जाता है। गर्मी से परेशान? अर्बन कंपनी से पावर जेट एसी सर्विसिंग करवाएं और पाएं 50% ऑफ। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अभी बुक करें। काम शुरू करना है और इसे भी। ये तो नॉन स्टॉप प्रोटेक्टेड है, नो टेंशन। कैस्ट्रॉल एक्टिव का 3x प्रोटेक्शन चले नॉन स्टॉप। बॉस क्या आइडिया दिया है, हम सबको बाइक्स रेंट पे देंगे जो चलेंगे नॉन स्टॉप। चल तू मार्केट पे कई तरह के जेल अवेलेबल हैं। कई जेल सिर्फ त्वचा पे काम करते हैं, जलन देते हैं और ठंडक देते हैं और आपको लगता है आराम मिल रहा है। ये जो नया आयोडेक्स अल्ट्रा जेल है, सूजन तक जाके दर्द को जड़ से मिटाता है। नया आयोडेक्स अल्ट्रा जेल अंदरूनी सूजन घटाए, दर्द को जड़ से मिटाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेडलाइंस के सह प्रायोजक लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको आपके विश्वास ने बनाया है देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। डेनवर डिओड्रेंट, द रियल सेंट ऑफ सक्सेस। स्वागत शाइन, बजट में समाये घर चमकाए बाय एसडी पेंट्स। देश में कोरोना के नए केस में फिर बढ़ोतरी। 24 घंटे में 2,11,000 से ज्यादा नए मरीज, 3,847 लोगों की मौत। अब तक 20 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। किसान आंदोलन के दौरान लाल किला हिंसा पर बड़ा खुलासा। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत हुआ किसानों का मार्च। लाल किले पर कब्जा कर प्रदर्शन कर नया ठिकाना बनाने की थी साजिश। 14,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी डोमिनिका में गिरफ्तार। इंडिका के प्रधानमंत्री ने एबीपी न्यूज से कहा, चोकसी के लिए हमारे देश में जगह नहीं, डोमिनिका भारत को सौंपने को तैयार। पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 93 रुपए 68 पैसे हुआ। सोशल मीडिया में प्राइवेसी के सवाल पर संग्राम। सरकार ने पूछा, अब तक क्यों नहीं किया नियम का पालन। व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में दी है चुनौती। मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश में और फिर वो कहे, अरे दिल्ली वालों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्या, उत्तर प्रदेश वालों ने टैंक खरीदा क्या। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहाँ बकसते हैं हमें, उस समय भी आप राजनीति करने से कहाँ चूकते हैं, उस समय भी आप सबूत मांगते हैं। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन खरीदने की, वैक्सीन प्रोक्योर करने की, वैक्सीन सप्लाई करने की। 1.5 लाख से अधिक वैक्सीन आज दिल्ली सरकार के पास मौजूद है। ये प्रधानमंत्री है ऑप्टिक्स के, ये प्रधानमंत्री नहीं है उन रोने वाले भारत के लोगों की जिन्होंने अपने भाई बहन पिता को, अपने पति को, अपनी पत्नी को खोया है। आपदा के समय पे केंद्र सरकार अगर आके कोई काम करे आपके लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि राज्य की कोई जिम्मेवारी नहीं है। नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को नए सिरे से शुरू करते हैं। वैक्सीन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार जारी है। केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है, तो बीजेपी ने उन पर वैक्सीन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। कल केजरीवाल ने विदेश से वैक्सीन मंगवाने का फैसला राज्यों पर छोड़ने को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कोरोना से लड़ाई की तुलना दुश्मन के साथ करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो क्या केंद्र राज्यों से पूछेगा कि उसके पास हथियार है कि नहीं है। बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार वैक्सीन मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार चल रहा है। वैक्सीन के मुद्दे को लेकर राजनीति इस समय दिल्ली में सबसे ज्यादा गरमाई हुई है। कोरोना के टीकाकरण को लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि भारत ने वैक्सीनेशन में 6 महीने की देरी कर दी। उन्होंने वैक्सीन विदेशों में भेजने की नीति पर निशाना साधा। मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश पे